कहानी की शुरुआत में हमें एक बार को दिखाया जाता है जहां लोग मजे से ड्रिंक कर रहे होते हैं। इसी बार में सर्जियो नाम का एक आदमी आता है। जिस टाइम पर सर्जियो बार का दरवाजा खोलकर अंदर आता है, ठीक उसी टाइम पर एक आदमी बार से बाहर निकलता है। जैसे ही वो आदमी बाहर जाता है, उसे कोई सर में गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर लोगों में भगदड़ मच जाती है। आसपास के सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि गोली किसने और कहाँ से चलाई। कुछ ही देर में सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। बार के अंदर मौजूद सभी लोग दरवाजे के पास खड़े होकर डेड बॉडी को देखते हैं, लेकिन डर के मारे कोई भी इस मरे हुए आदमी के पास नहीं जाता। उन्हें समझ नहीं आता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उसी वक्त एक आदमी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं आता। और जब बाकी लोग भी अपने मोबाइल में नेटवर्क चेक करते हैं, तो उनके मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं आ रहा होता, जैसे किसी ने जैमर लगा दिया हो। ये देखकर वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। तभी इस बार का क्लीनर डिसाइड करता है कि वो इस मरे हुए आदमी के पास जाएगा, लेकिन जैसे ही वो डेड बॉडी के पास आता है, तभी उसे भी कोई शूट कर देता है। ये देखकर बार के अंदर मौजूद सभी लोगों की सांसें गले में अटक जाती हैं और डर के मारे जमीन पर लेट जाते हैं, ताकि स्नाइपर उन्हें शूट ना कर सके। सभी को एक बात समझ आ जाती है कि बार से बाहर जाने का मतलब अपनी मौत को बुलाना है। वो लोग टीवी ऑन करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन इस हादसे के बारे में टीवी पर कोई खबर नहीं चल रही होती। वो लोग परेशान हो जाते हैं कि मैड्रिड जैसे बड़े शहर के बीचों बीच दो लोगों को सड़क पर गोली मार दी गई, लेकिन इस बारे में टीवी पर कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा। जैसे ही उनकी नजर बाहर जाती है, तो वहाँ से दोनों लाशें गायब हो चुकी होती हैं और साथ ही उनका खून भी साफ कर दिया गया होता है। सभी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी सीटोर कहता है कि मुझे लगता है कि किसी ने हम सबको किडनैप कर लिया है और वो चाहता है कि हम में से कोई भी यहाँ से बाहर ना निकले। तब सर्जियो कहता है कि हो सकता है हम में से कोई एक आतंकवादी हो जिसके पास कोई बम हो और सरकार उसे पकड़कर मारना चाहती हो, ताकि वो यहाँ से बाहर जाकर पब्लिक प्लेस में ब्लास्ट ना कर सके। ये सुनकर एक आदमी जिसका नाम नाचो है, वो चुपके से अपने पैर से एक ब्लैक कलर के बैग को छुपा देता है। ऐसा करते हुए सर्जियो उसे देख लेता है। अब सर्जियो को यकीन हो जाता है कि नाचो एक आतंकवादी है, जरूर उसके बैग में कोई बम होगा। वो सबको नाचो को पकड़ने के लिए बोलता है। नाचो को पकड़ने के बाद जब ये लोग उसके बैग को छीन लेते हैं, तब नाचो कहता है कि बैग को मत खोलो, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं मानते और जब बैग को खोला जाता है, तो उसमें से कुछ कपड़े और एक हार्ड डिस्क निकलती है। इलीना नाचो से पूछती है कि इस हार्ड डिस्क में क्या है। नाचो कहता है कि इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे किसी को भी नुकसान हो। वो कहता है कि मैं एक एड कंपनी में काम करता हूँ और इस हार्ड डिस्क में मेरे काम की फाइल्स हैं। लेकिन एलिना इसकी कोई बात नहीं मानती और उस हार्ड डिस्क को तोड़ देती है, पर हार्ड डिस्क के अंदर कुछ नहीं होता। नाचो गुस्सा हो जाता है कि तुम सब मुझ पे शक क्यों कर रहे हो। सामने एक दूसरा ब्रीफ केस भी पड़ा हुआ है, शायद इसमें कोई बम हो। वो सबसे पूछता है कि ये ब्रीफ केस किसका है। तब सर्जियो कहता है कि ये ब्रीफ केस मेरा है और अगर मेरे ब्रीफ केस को किसी ने छूने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगा। लेकिन यहाँ आंद्रे नाम का एक आदमी अपनी बंदूक निकालता है और सर्जियो पर तान देता है। बंदूक की नोक के सामने सर्जियो अब कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए बार की मालकिन अम्पारो ब्रीफ केस को उठा लेती है। लेकिन अम्पारो ब्रीफ केस खोलने से डर रही थी। तभी एक भिखारी जिसका नाम इजराइल है, वो ब्रीफ केस को खोल देता है और ब्रीफ केस के अंदर से सारा लेडीज का सामान बाहर निकलता है। सर्जियो कहता है कि मुझे ये सब बेचना पड़ता है और लोगों को मेरे इस काम के बारे में बताने में मुझे शर्म आती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसी वक्त उन्हें बाथरूम से एक अजीब सी आवाज आती है। जब ये लोग वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, तो दरवाजा अंदर से लॉक होता है। ये लोग किसी तरह दरवाजा खोलकर बाथरूम में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटा आदमी पड़ा हुआ है जो कि बेहोश है। दरअसल कहानी की शुरुआत में ये आदमी खांसते खांसते इस वॉशरूम में आया और तब से वो यहीं पर बेहोश पड़ा है। इस आदमी के पास एक इंजेक्शन भी पड़ा होता है। ये लोग उसे एक नशेड़ी समझकर वहीं पर छोड़ देते हैं। तभी इन लोगों को बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है। जैसे ही ये लोग बाहर के गेट के पास जाते हैं, तो ये देखते हैं कि बाहर बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स आए हैं जिनके चेहरों पर मास्क लगा हुआ है। आर्मी सोल्जर्स को देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं और मदद के लिए पुकारने लगते हैं। ये सोल्जर्स वहाँ पर बहुत सारे टायर्स का ढेर बनाते हैं और उन टायर्स को जलाकर वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि सभी को लग रहा था कि ये हमारी मदद करने आए हैं, लेकिन वो उनकी मदद नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है कि सिटी के एक बहुत बड़े हिस्से में आग लग गई है, इसीलिए उस जगह को सील कर दिया गया है और उस जगह पर अब कोई नहीं जा सकता। बार में फंसे लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि सरकार झूठ क्यों बोल रही है। ये आग सरकार ने खुद लगाई है, उन्होंने हमें देख लिया फिर भी हमें नहीं ले जा रहे। तभी वो आदमी जो बाथरूम के अंदर बेहोश था, वो अचानक सबके सामने आ जाता है। इसकी पूरी डेड बॉडी पूरी तरह से फूल गई होती है, साथ ही इसकी आंखें भी सफेद लाइट की तरह चमक रही होती हैं। वो आदमी कहता है कि मेरे पास मत आना और मुझे छूने की बिल्कुल कोशिश मत करना। ये कहकर वो आदमी गिरकर मर जाता है और इसके हाथ से मोबाइल भी छूटकर गिर जाता है। तभी इजराइल मुस्कुराते हुए इस मरे हुए आदमी की आंखों पर कॉइन्स रख देता है और कहता है कि हम सब मरने वाले हैं। दूसरी तरफ ये लोग इस मरे
हुए आदमी का मोबाइल फोन उठा लेते हैं और देखते हैं कि ये आदमी तो एक आर्मी ऑफिसर था। इस आर्मी ऑफिसर के फोन में कुछ फोटोज होती हैं जिनमें लोगों ने वायरस से बचने के लिए सूट पहने होते हैं। ये देखकर नाचो समझ जाता है कि ये जो आदमी मरा है ये इन्फेक्टेड था और इन्फेक्शन से इसकी जान चली गई है और हो सकता है कि शायद अब यहाँ और भी लोग इन्फेक्टेड हो गए हों और सरकार हमें इसीलिए यहाँ से बाहर जाने नहीं दे रही ताकि हमारी वजह से बाहर की दुनिया में इन्फेक्शन ना फैल सके। इसलिए गवर्नमेंट ने इस जगह को सील कर दिया है और सरकार हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से बाहर जाने नहीं देगी। उनकी नजर अभी भी हम पर है और अगर कोई यहाँ से बाहर जाएगा तो वो लोग उसे मार गिराएंगे, इसलिए हमें अंदर से ही मदद बुलानी पड़ेगी। तब नाचो इस आदमी के मोबाइल फोन से सिग्नल लाने की कोशिश करता है और वो एक टेबल पर चढ़कर सिग्नल लाने के लिए फोन को ऊपर करता है तो इसके मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है। वो ये बात सबको बताता है कि मोबाइल में नेटवर्क आ चुका है। नाचो अपने एक दोस्त को कॉल करता है। नाचो का दोस्त नाचो से कहता है कि तुम जल्दी से किसी भी मीडिया वाले को कॉल करके उसे सब कुछ बता दो, लेकिन तभी सीटर भी फोन पर बात करने के लिए टेबल पर चढ़ जाता है और नाचो से मोबाइल छीनकर मदद के लिए चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी टेबल पर ज्यादा लोड आने की वजह से टेबल टूट जाता है और उनका कनेक्शन कट जाता है। तब आंद्रे दोबारा सिग्नल लाने के लिए नाचो से फोन मांगता है, लेकिन बार की मालकिन एम्पारो उसे रोक देती है और कहती है कि इस फोन को मत छूना क्योंकि ये फोन इस इन्फेक्टेड आदमी का है जो इन्फेक्शन की वजह से मर गया है। ये फोन भी इन्फेक्टेड है और अगर तुमने इस मोबाइल को छू लिया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। सर्जियो और आंद्रे को बार की मालकिन की बात बिल्कुल सही लगती है। अब इसका मतलब नाचो और जिसने भी इस मोबाइल को या इस आदमी को छू लिया है वो सब के सब इन्फेक्टेड हैं और ऐसा करने वाले उनमें से 5 लोग हैं। अब ये तीनों एक साइड पर खड़े हो जाते हैं और मोबाइल और इस डेड बॉडी को छूने वाले 5 लोग दूसरी साइड पर खड़े हो जाते हैं। तब एलिना कहती है कि हमें पागलपंती नहीं करनी चाहिए, घंटों से हम एक दूसरे के साथ हैं, अगर हमें इन्फेक्टेड होना होता तो अब तक हम इन्फेक्टेड हो जाते। लेकिन आंद्रे अपनी बंदूक निकालकर एलिना से कहता है कि मुझसे दूर रहो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद बार की मालकिन सर्जियो और आंद्रे सभी को अपनी बंदूक से धमकाता है और कहता है कि तुम सब नीचे बंकर में चले जाओ और हम तीनों को यहीं पर छोड़ दो ताकि तुम्हारी वजह से हम लोग इन्फेक्टेड ना हो जाएं और अपने साथ इस इन्फेक्टेड बॉडी को भी नीचे बंकर में ले जाओ। ये पांचों ऐसा करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन तभी आंद्रे गोली चला देता है जिसके बाद इन लोगों को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है और ये सभी 5 लोग डेड बॉडी को लेकर नीचे बंकर में चले जाते हैं और उनके पीछे बंकर का दरवाजा ऊपर से बंद कर दिया जाता है। अब ऊपर बस 3 लोग बचे हुए हैं। नीचे बंकर में मौजूद 5 लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तभी ट्रेनी नाम की एक औरत की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर के 3 लोगों को चिल्ला चिल्ला कर दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुनता। सीढ़ियों पर खड़ी होकर दरवाजे को मारने के दौरान ट्रेनी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है, लेकिन गिरते दौरान उसका पैर वहाँ पास रखे बोतलों के क्रेट्स पर लग जाता है जिससे वो बोतलें भी नीचे गिरकर टूट जाती हैं। बोतलों के अंदर मौजूद पानी एक साइड पर बहने लगता है जिससे इन 5 को अंदाजा हो जाता है कि जरूर यहाँ से नीचे बाहर जाने का कोई रास्ता है। जब ये लोग वहाँ पर पड़े गट्टों को हटाते हैं तो नीचे उन्हें एक ड्रेंच नजर आता है। इसका मतलब ये लोग वहाँ से पानी के रास्ते से होते हुए वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि यहाँ से बाहर जाएगा कौन। तभी इजराइल ड्रेंच के जाली को हटा देता है और वो ड्रेंच के अंदर से होकर यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करता है, लेकिन इस ड्रेंच का रास्ता बहुत तंग था, इसलिए इजराइल अपनी पूरी बॉडी पर ऑयल लगाता है और इस ड्रेंच से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेंच का छेद बहुत ही छोटा था जिससे वो नीचे नहीं जा पा रहा था और इजराइल छेद में फंस जाता है। तभी अचानक इन लोगों को गोली चलने की आवाज आती है और उन्हें ऊपर मौजूद 3 लोगों के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। आवाजें सुनकर ये लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर उन्हें ऊपर बार में धुआं दिखाई देता है जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ऊपर जो 3 लोग थे उन्हें किसी ने मारकर पूरे बार को आग लगा दी है। तब ट्रेनी ऊपर लोगों की सूरत हाल देखने के लिए ऊपर जाकर बंकर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बंकर का दरवाजा बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसलिए ट्रेनी के छूते ही उसके हाथ जल जाते हैं और वो चिल्ला पड़ती है, जिसके बाद ये लोग ट्रेनी के हाथों पर पट्टी कर देते हैं जिससे ट्रेनी को थोड़ा सुकून मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल अभी भी बुरी तरह ड्रेंच में फंसा हुआ होता है। अब वो लोग सब एक साथ मिलकर इजराइल को ड्रेंच से बाहर निकालते हैं, जिसके बाद ये लोग नीचे बैठकर चुपचाप इंतजार करते हैं जब तक ऊपर का मामला पुरसकून ना हो जाए। कुछ घंटों बाद आग पूरी तरह से बुझ जाती है और वो लोग ऊपर बार में आने का फैसला करते हैं। ऊपर बार में आने के बाद वो देखते हैं कि बार पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। तभी ये लोग देखते हैं कि कुछ लोग बाहर से इस जगह को बुरी तरह से सील कर रहे हैं। जहाँ एलिना कहती है हमें मदद मांगनी चाहिए, लेकिन नाचो उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि अगर इन लोगों ने तुम्हें देखा तो वो तुम्हें मार देंगे, इसलिए हमारा फायदा इसी में है कि हम लोग यहाँ पर कुछ दिनों के लिए छुपे रहें और जब ये सारा मामला पुरसकून हो जाए तब हम लोग एक एक करके चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। नाचो की ये बात सबको सही लगती है। ये लोग बड़ी खामोशी से चुपचाप सब कुछ देखते रहते हैं, क्योंकि अगर किसी को पता लग गया कि अंदर अभी भी 5 लोग जिंदा हैं तो इन सबको मार दिया जाएगा। तभी यहाँ मोबाइल बजना शुरू हो जाता है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि बाहर जो लोग इस जगह को सील कर रहे थे वो लोग वहाँ से जा चुके थे और जिस मोबाइल पर मैसेजेस आ रहे थे वो इस मुतासिरा आदमी का था जो एक आर्मी ऑफिसर
ऑफिसर था। एलिना इसका फोन उठा लेती है और इसकी व्हाट्सएप चैट्स पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें एक आदमी इस आर्मी ऑफिसर से पूछता है कि क्या वैक्सीन लेने से तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है। इस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैं किसी बार के वॉशरूम में छुपा हुआ हूँ, तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अब एलिना इसकी पुरानी चैट्स पढ़ती है, जिसमें इस मरे हुए आदमी ने लिखा होता है कि मेरे पास अभी भी 4 और इंजेक्शन बचे हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि इसके पास जो इंजेक्शन है वही इस वायरस की वैक्सीन है। ये पढ़कर सब लोग खुश हो जाते हैं कि ये वैक्सीन काम कर सकती है, लेकिन फिर भी इनके मन में एक शक आता है कि अगर इस आदमी ने वैक्सीन ली थी तो इसकी मौत कैसे हो गई। तब ये लोग इस आदमी की और पुरानी चैट्स पढ़ने लगते हैं और उन्हें पता लगता है कि वो आदमी कई दिन पहले से बीमार था, इसलिए वैक्सीन इंजेक्शन ने उस पर असर नहीं दिखाया और वो मारा गया। इसके बाद अचानक इस फोन पर कॉल आता है और इससे पहले कि नाचो उठा पाता, मोबाइल की बैटरी डेड हो जाती है। अब ये लोग किसी न किसी तरह से मोबाइल को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। नाचो को वहाँ गन मिल जाती है, जिसे वो चुपचाप उठा लेता है। वहीं एलिना कहती है कि इस आदमी ने चैट्स में ये लिखा था कि मेरे पास 4 और बची हैं, तो क्यों ना हम इन 4 वैक्सीन को ढूंढें। जिसके बाद ये लोग वापस नीचे बंकर में आते हैं और इस डेड बॉडी की जांच पड़ताल करने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई वैक्सीन नहीं मिलती। तभी इन्हें याद आता है कि ये आदमी सबसे पहले वॉशरूम गया था। जब ये लोग वॉशरूम पहुँचते हैं तो वहाँ पहले से इजराइल वैक्सीन को हाथ में लेकर बैठा था। नाचो और बाकी सब इजराइल को बहकाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वैक्सीन हमें दे दो, पर इजराइल कहता है कि तुम लोग 5 हो और वैक्सीन 4। अगर मैंने तुम लोगों को वैक्सीन दे दी तो तुम लोग मुझे मेरे हिस्से का एक वैक्सीन नहीं दोगे, क्योंकि मैं एक भिखारी हूँ और तुम लोगों को मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं। इसलिए इजराइल सबसे पहले एक इंजेक्शन निकालकर अपने आप को इंजेक्ट करने लगता है। तभी नाचो इस पर बंदूक तान देता है, लेकिन इसराइल फिर भी वैक्सीन अपने जिस्म में इंजेक्ट कर लेता है। जिसके बाद नाचो और इसराइल के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इसराइल नाचो पर हावी हो जाता है और उसकी गन छीन लेता है। इसी हाथापाई के दौरान वैक्सीन इसराइल के हाथ से छूटकर नीचे बंकर में गिर जाती हैं। ट्रेनी जल्दी से बंकर में जाकर वैक्सीन को उठा लेती है। वैक्सीन को हाथों में लेकर वो बहुत खुश होती है, लेकिन उसके हाथों पर पट्टियां होने की वजह से वो वैक्सीन को सही से पकड़ नहीं पाती और तभी उसके हाथ से वैक्सीन छूट जाती है और नीचे नाले में गिर जाती है। अब ये लोग दोबारा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम में से किसी न किसी को तो नीचे जाना पड़ेगा। इन सब में से एलिना सबसे पतली होती है, इसलिए ये लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम अंदर जाकर इन वैक्सीन को ला सकती हो। पहले तो एलिना मना कर देती है, लेकिन फिर बाद में वो मान जाती है। जिसके बाद एलिना की बॉडी पर ऑयल लगाया जाता है और उसे छोटे से छेद के अंदर जबरदस्ती धकेलने लगते हैं। बड़ी ही मुशक्कत के बाद वो नीचे नाले में गिर जाती है। काफी देर तक नाले के पानी में ढूंढने के बाद आखिरकार एलिना को वैक्सीन मिल जाती है और वो पानी से बाहर आ जाती है। तभी नाचो एलिना की तरफ एक तार फेंकता है और नाचो इससे कहता है कि तुम वैक्सीन को इस तार से बांध लो और फिर मैं इन वैक्सीन को ऊपर ले आऊंगा। लेकिन एलिना साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि ऊपर 3 लोग हैं और वैक्सीन भी सिर्फ 3 ही बची हैं। वो कहती है कि अगर मैंने तुम लोगों को वैक्सीन दे दी तो तुम लोग वैक्सीन का इस्तेमाल कर लोगे और मुझे बिना वैक्सीन के यहीं छोड़ दोगे। एलिना सबसे कहती है कि अगर तुम्हें वैक्सीन चाहिए तो तुम लोगों को नीचे आना पड़ेगा। मैं अभी वैक्सीन इस्तेमाल नहीं करूंगी और अपने पास संभाल कर रखूंगी। जब तुम सब नीचे आ जाओगे तब हम बैठकर फैसला करेंगे। अब ऊपर मौजूद लोगों के पास और कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं, इसलिए ये लोग इस छेद का रास्ता बड़ा करने के लिए उसे तोड़ने लग जाते हैं। जब ये लोग छेद को तोड़ने में लगे होते हैं तब एलिना बाहर का रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है। सबसे पहले वो इंजेक्शन को वहाँ पर बने एक गड्ढे में छुपा देती है। इसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखती है कि बाहर बहुत सारी पुलिस फोर्सेज हैं, जिन्होंने पूरे एरिया को कवर कर रखा है और वो लोग बार में मरे हुए 3 साथियों को जला रहे हैं। तब हम देखते हैं कि बाकी के 4 लोग जो ऊपर बंकर में थे उन्होंने छेद का रास्ता बड़ा कर दिया है और वो भी अब किसी न किसी तरह से नीचे आ जाते हैं। नीचे आते ही इजराइल और नाचो के बीच एक बार फिर फाइट शुरू हो जाती है। नाचो इस बार इसराइल से गन छीनना चाहता था और इस बार नाचो इससे बंदूक छीन लेता है। तभी पानी के अंदर से गोली चलने की आवाज आती है और नाचो ऊपर आ जाता है। जब ये लोग देखते हैं कि नाचो तो ऊपर आ गया है, इस पर इसराइल अभी तक बाहर नहीं आया, तो वो समझ जाते हैं कि इसराइल मर चुका है और ये लोग आपस में एक दूसरे को कहने लगते हैं कि नाचो ने इसराइल को मार डाला। लेकिन नाचो कहता है कि उसने इसराइल को नहीं मारा, बल्कि इसराइल कहीं पर तैर कर चला गया। पर ये लोग नाचो की बात पर यकीन नहीं करते, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि नाचो हमसे अपना गुनाह छुपा रहा है। ये लोग नाचो को गन फेंकने के लिए कहते हैं, पर नाचो मना कर देता है। अब नाचो पहले तो बहुत ही प्यार से एलिना से पूछता है कि वैक्सीन कहाँ है, लेकिन जब एलिना नहीं बताती तो नाचो सतूर को गन पॉइंट पर ले लेता है और एलिना को वैक्सीन देने के लिए कहता है। अब यहाँ नाचो कहता है कि हमारे पास 3 वैक्सीन है और अगर मैं सतूर को मार दूं तो हम आसानी से एक दूसरे के साथ वैक्सीन बांट लेंगे। लेकिन एलिना ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि सतूर को मत मारना, मैं तुम्हें वैक्सीन देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद एलिना इनको बाहर की तरफ ले जाती है जहाँ उसने वैक्सीन छुपा रखी थी। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। नाचो और एलिना आगे चलते हैं जबकि सतूर और ट्रेनी उनके पीछे चलते हैं। तभी सतूर पानी में गिर जाता है और ट्रेनी जैसे तैसे करके अपनी जान पर खेलकर सतूर को बचा लेती है। ट्रेनी यहाँ सबसे कहती है कि हम चारों में से एक ना एक को तो वैसे भी मरना है। मैं तुम लोगों में से उम्र में सबसे बड़ी हूँ
और मैं अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ। इसलिए वो नाचो से कहती है कि तुम मुझे गोली मार दो ताकि तुम सब आसानी से एक दूसरे के साथ वैक्सीन बांट सको और तुम्हारी जान बच जाए। काफी देर तक सोचने के बाद नाचो ट्रेनी पर बंदूक तान देता है, लेकिन वो गोली नहीं चला पाता, जिसके बाद ट्रेनी नाचो से गन लेकर यहाँ से थोड़ी दूर जाकर अपने आप को गोली मार लेती है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे और उनके पास इंजेक्शन भी 3 ही थे, इसलिए सब एक एक इंजेक्शन ले लेते हैं। इसी बीच उन लोगों को एक जगह से आवाजें आने लगती हैं जहाँ पर ट्रेनी ने खुद को मार डाला था। ये लोग जब उस जगह पर जाते हैं तो देखते हैं कि ट्रेनी की आंखों पर किसी ने कॉइन्स रखे हैं और ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये किसी और का काम नहीं बल्कि इजराइल का काम है, क्योंकि इजराइल ऐसा करता है। और तभी पीछे से इजराइल सेतूर पर हमला करके उसे जान से मार देता है। इजराइल बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो नाचो और एलिना की जान के पीछे पड़ जाता। तभी नाचो और एलिना को सामने सीढ़ियां दिखाई देती हैं। ये दोनों तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागते हैं और इजराइल से खुद को बचाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं। पर तभी एलिना के पास जो इंजेक्शन होता है वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि इजराइल भी उनको मारने के लिए उनके पीछे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, इसलिए अब एलिना इंजेक्शन उठाने के लिए वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि अगर वो नीचे जाती तो इजराइल उसे मार देता। तभी इजराइल नाचो को पैर से पकड़ लेता है। तब नाचो को एहसास हो जाता है कि वो बाहर नहीं जा पाएगा, इसलिए अपना वैक्सीन एलिना को पकड़ा देता है और उसे कहता है कि अपना ख्याल रखना। तभी इजराइल नाचो को पैर से पकड़कर नीचे जोर से खींच लेता है, जिससे ये दोनों नीचे गिर जाते हैं और इनकी मौत हो जाती है। तब एलिना नाचो का दिया हुआ वैक्सीन खुद में इंजेक्ट करती है और ऊपर ड्रेंच का ढक्कन खोलकर बाहर निकल आती है। बाहर निकलते ही उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और वो देखती है कि सरकार ने यहाँ से आगे पूरा इलाका सील कर दिया है। तभी एक औरत अपना जैकेट निकालकर एलिना को पहना देती है और एलिना लोगों में घुल मिल जाती है। इस कहानी में कुछ बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं, लेकिन सरकार को ये कदम मजबूरी में उठाना पड़ा, क्योंकि अगर ये लोग बिना वैक्सीन के लोगों में घुल मिल जाते तो ये वायरस पूरी दुनिया में फैल सकता था। इसलिए सरकार को अपनी कंट्री की पब्लिक की हिफाजत के लिए ये कदम उठाना पड़ा। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।